Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम इवोल्यूशन चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में और इस लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जिसमें हम लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, हुगो डी वेरिस थ्योरी और सिंथेटिक थ्योरी जो कि मॉडर्न थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इन थ्योरीज के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लैमार्किज्म। लैमार्किज्म को बोला जाता है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर कैरेक्टर। ठीक है, मतलब और कोई भी ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर को अक्वायर करेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, तो जैसे कि लैमार्किज्म की बुक का नाम था फिलोसॉफिका जूलॉजिकी। न्यू नीड यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट विल क्रिएट न्यू नीड। क्यों क्रिएट होंगी न्यू नीड? अगर एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हो गया तो नई नीड होगी। ठीक है, क्रिएट होगी नई नीड। एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर टू फुलफिल इट्स नीड इट विल ईदर ओवर यूज ऑफ सर्टन ऑर्गन्स। अब अगर नई नीड प्रोड्यूस हुई है तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एक तो किसी ऑर्गन का बहुत ज़्यादा यूज करेगा या फिर कोई जो नए कैरेक्टर है उनका वो डिसयूज करेगा। तो इसीलिए इस थ्योरी को बोला जाता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर कैरेक्टर एंड देन एक्यूमुलेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहा है, उसे यूज कर रहा है बार बार, तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी वो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा और फिर आगे जाके नई नई स्पीसीज बनेंगी, मतलब स्पेसिएशन होगा। ठीक है, उस कैरेक्टर से, उस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू लैमार्क, लैमार्क के हिसाब से इवोल्यूशन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस थी। मतलब ग्रेजुअल यानी कि स्टेप बाय स्टेप हो रही थी, ऐसे नहीं कि अचानक हो गई। और स्लो प्रोसेस थी और ग्रेजुअल प्रोसेस थी। लैमार्किज्म के खिलाफ अगेंस्ट एक विजमैन ने थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो लैमार्किज्म के अगेंस्ट विजमैन नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसके हिसाब से, वीजमैन के हिसाब से बोला गया था दैट ट्रांसमिशन ओनली थ्रू द जर्म सेल नॉट सोमैटिक सेल, कि ट्रांसमिशन सिर्फ जर्म सेल से ही हो सकता है। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल पार्टिसिपेट करती है सिर्फ उनमें ही ट्रांसमिशन हो सकता है, उनसे ही हो सकता है। जो सोमैटिक सेल होती है, जो बॉडी की सेल्स होती है, उनमें से ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। और लैमार्किज्म का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, वो है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। कि पहले जिराफ की जो गर्दन थी, जो नेक थी, वो बहुत ही शॉर्ट थी, लेकिन टाइम के, मतलब टाइम के साथ साथ वो लंबे लंबे पेड़ की पत्तियां वगैरह वो खाने लगे, तो वो अपनी गर्दन का बहुत ज़्यादा यूज करने लगे। एंड धीरे धीरे उनकी अगली जनरेशन में जो नेक की जिराफ की जो लेग थी वो बढ़ती गई। एंड अभी तो हम जो जिराफ देखते हैं उनकी लेग बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो ये हो गया लेमार्किज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डार्विनिज्म। सो डार्विनिज्म को बोला जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। था क्या, मतलब अभी भी है। बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है वाया रिप्रोडक्शन इनके हिसाब से। लिमिटेड फूड एंड स्पेस क्रिएट कंपटीशन। अगर बहुत ही कम फूड और स्पेस है तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन को क्रिएट करेगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विन ने दिया था जो स्टेटमेंट है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो स्पेंसर के हिसाब से कहा गया था। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंपटीशन क्रिएट करेगा। कंपटीशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि स्ट्रगल बिटवीन द सेम स्पीसीज, ये इसका है। ठीक है, वो मैंने गलती से वहां पे लिख दिया। इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन, एंड इंटर स्पेसिफिक यानी कि टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद डार्विनिज्म ने, मतलब डार्विन ने वेरिएशंस के ऊपर बात करी थी, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बात करी थी, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, स्पेसिएशन के बारे में भी बात करी थी कि नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन भी एक स्लो प्रोसेस थी। ठीक है, लैमार्क के हिसाब से भी और इनके हिसाब से भी। लेकिन डार्विनिज्म के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि डार्विन वॉज अनअवेयर अबाउट द सोर्स ऑफ वेरिएशन। डार्विन को सोर्स ऑफ वेरिएशन के बारे में नहीं पता था, वो अनअवेयर थे। देन परपिचुएशन ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसके बारे में भी नहीं पता था। ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन,
कुछ ऑर्गेनिज्म का ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसके बारे में भी डार्विन ने कोई बात नहीं करी थी। जैसे कि टस्क ऑफ एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट के जो सामने वाले जो दो लंबे दांत होते हैं उसको बोला जाता है टस्क। तो इसका एग्जाम्पल है टस्क ऑफ एलिफेंट एंड द एंटल्स ऑफ द डियर। ठीक है, तो ये हो गया डार्विनिज्म के बारे में। नेक्स्ट वन इज द हुगो डी वेरीज म्यूटेशन थ्योरी। तो हुगो डी वेरीज ने इवनिंग प्राइम रोज नाम के प्लांट के ऊपर काम किया था। इवनिंग प्राइम रोज का जो साइंटिफिक नाम है वो है ऑयनिथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, मुझे हमेशा से ऑयनिथेरा लेमार्कियाना और लैथाइरस ओडोरेटस में मतलब मैं फ़र्क ही नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लैथाइरस ओडोरेटस स्वीट पी का नाम है, वो इवनिंग प्राइम रोज का नहीं है, तो इसका इससे तो कोई संबंध नहीं है। इवनिंग प्राइम रोज का साइंटिफिक नाम है ऑयनिथेरा लेमार्कियाना। इसके ऊपर हुगो डी वेरिस ने काम किया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया द वेरिएशन इन सिंगल जनरेशन। लेकिन वो वेरिएशन किसकी वजह से आया? पॉलीप्लॉइडी की वजह से। तो इनके हिसाब से स्पेसिएशन अकर इन सिंगल जनरेशन वाया म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से स्पेसिएशन होता है। इसका एग्जांपल है एंकन शेप एंड द सीडलेस फ्रूट। और इनकी थियरी का ड्रॉबैक था कि म्यूटेशन तो बहुत ही रेयर है और रिसेसिव है नेचर में, तो बहुत ज़्यादा तो वेरिएशंस देखने को तो नहीं मिलेंगे ना अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया हुगो डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द सिंथेटिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब जो हम अब भी पढ़ते हैं। और सिंथेटिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो दिया था हक्सले, मूलर एंड डोब्झिन्स्की। साइंटिस्ट ने, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं जम रहा भाई। हक्सले, मूलर एंड डोब्झिन्स्की साइंटिस्ट ने चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी लीड्स टू स्पेसिएशन, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से अगर जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा है तो स्पेसिएशन होगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के इन्फ्लुएंस में मतलब चेंजेस होंगे। तो चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी, एक तो जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होना चाहिए जो जिसमें हम पढ़ते हैं हार्डी विनबर्ग लॉ। सेकेंड है नेचुरल सिलेक्शन, एक तो नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, हार्डी विनबर्ग लॉ, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन के भी कुछ टाइप है जैसे डिसरप्टिव सिलेक्शन, वो सारी चीज़ें। देन हार्डी विनबर्ग लॉ पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के भी टाइप हैं, पैरापैट्रिक, सिंपैट्रिक, वो सारी चीज़ें हम अगले वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने बस ओवरव्यू देखा कि लैमार्किज्म क्या थी, डार्विनिज्म क्या थी, इनके एग्जाम्पल्स क्या थे, हुगो डी वेरिस थ्योरी क्या थी। इनमें तो मेनली यही पूछेंगे, और सिंथेटिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या था। और आई एम डैम श्योर कि इसके बारे में और डिटेल में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा, लाइक एनसीईआरटी में भी दे के रखा है या फिर किसी रेफरेंस बुक से। लेकिन मेनली जो ओवरव्यू है कि डार्विनिज्म क्या होती है, लैमार्किज्म, हुगो डी वेरिस और सिंथेटिक, तो हम आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।